नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कई बार हम देखते हैं कि युद्ध हो, प्राकृतिक आपदा हो, पर्यावरणीय परिवर्तन हो या मानवाधिकारों का हनन हो, ये वो वजहें होती हैं जिसकी वजह से विश्व के कई देश के निवासी कभी कभी मजबूर होते हैं अलग देश में शरण लेने के लिए। ये समस्या कहलाती है शरणार्थियों की समस्या। ये समस्या तब और विकराल हो जाती है जब ये निवासी ऐसे देश में शरण लेने को मजबूर होते हैं जहां की जनसंख्या पहले से ज्यादा है और वो देश विकसित न होके विकासशील हो या अल्प विकसित हो, क्योंकि इनकी वजह से उस देश पर एक आर्थिक बोझ भी पड़ता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो यह बात काफी प्रासंगिक लगती है। तो आज हम इस वीडियो में शरणार्थियों की समस्या पर बात करने वाले हैं। मुख्य रूप से यह चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि हाल ही में भारत का एक पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहां पर अशांति की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से वहां की प्रधानमंत्री जो पहले थी अब नहीं है, उनको भारत में आके शरण लेना पड़ा। वो ब्रिटेन जाना चाहती थी लेकिन किसी कारणवश तकनीकी खामी की वजह से ब्रिटेन में शरण लेने में वो सक्षम नहीं होती हैं। अब एक बार फिर से रोहिंग्या मामले के बाद ये शरणार्थियों का मामला फिर से सुर्खियों में आया है। तो आइए समझते हैं भारत की शरणार्थी नीति क्या है। इस पूरे वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि क्या कहती है भारत की शरणार्थी नीति। ऐसी दशा में शेख हसीना का भारत में शरण लेना क्या ठीक है, उसके लिए भारत में क्या कानूनी प्रावधान है, इन सभी पक्षों को समझेंगे। बात खबर की करेंगे, चर्चा में क्यों है यह जानने के बाद शरणार्थी किसी कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। भारत में शरणार्थियों की स्थिति क्या है और कानून क्या कहता है उसके लिए वो देखेंगे। कानूनी ढांचा यहां पर है कि नहीं है, अगर है तो क्या कहता है, भारत की शरणार्थी नीति क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही भारत ने शरणार्थी अभिसमय पर क्यों हस्ताक्षर नहीं किया, उस पक्ष को भी देखेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे जो हमारी परिपाटी होती है, जिसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस कार्यक्रम की पीडीएफ पाने के लिए आप हमको टेलीग्राम चैनल पर इन डेप्थ कार्यक्रम को फॉलो कर सकते हैं। बात सबसे पहले खबर की करते हैं। तो खबर है शेख हसीना इन इंडिया एमिड यूके असाइलम रोड ब्लॉक, व्हाट इज इंडियाज पॉलिसी ऑन रिफ्यूजीज। तो भारत की क्या पॉलिसी है शरणार्थियों को लेके, इस बात पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी। बात सबसे पहले चर्चा में क्यों है, तो आपको मैंने बताया कि बांग्लादेश में अशांति की स्थिति है। शेख हसीना का भारत में आगमन होता है 5 अगस्त को और ये यूनाइटेड किंगडम जाना चाहती थी क्योंकि इनके पारिवारिक जो सदस्य हैं कुछ वहां पर रहते हैं, इसकी वजह से। लेकिन वो तकनीकी बाधा का सामना करना पड़ा क्योंकि ब्रिटेन में, यूके की अगर बात करें तो वहां पर यह है नियम कि अगर आप वहां पर रह रहे हैं तभी आप, वहां की जो आवर्जन नीति है वो कहती है कि वहां पर रह रहे हैं तभी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और फिलहाल इनके पास वीजा नहीं था तो वहां पर इस तकनीकी खामी के कारण बाधा आई और वहां नहीं जा सकी और भारत में ही फिलहाल रहने का उन्होंने अभी आगे निर्णय लिया है। अब भारत ने शरणार्थियों पर आधिकारिक नीति की कमी है क्योंकि आधिकारिक नीति यहां पर नहीं है, उसके बावजूद भारत ने उनको यहां पर रहने देने का फैसला कर लिया। अब इस बात को लेकर एक बार फिर से चर्चा हो रही है कि शरणार्थियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। यह सवाल रोहिंग्या विवाद जब आया था उसके बाद से फिर प्रासंगिक हो रहा है, फिर ये बात उठ रही है। अब देखिए शरणार्थी किसे कहा जाता है, पहले तो ये समझ लीजिए। शरणार्थी अर्थात रिफ्यूजी ये तब कहा जाएगा जब कोई भी व्यक्ति अपने मूल देश से, जो उसका देश है जहां का वो नागरिक है, उससे बाहर रहने के लिए मजबूर होता है। वो बाहर रहने के लिए मजबूर होने के लिए कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं। उस मूल देश में उसका उत्पीड़न हो रहा हो, सशस्त्र संघर्ष हो गया हो, वहां पर हिंसा हो रही है या गंभीर सार्वजनिक अव्यवस्था हो गई है, जैसा कि आपने बांग्लादेश में देखा अभी ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से उनका जीवन, शारीरिक अखंडता, उनकी स्वतंत्रता, इन सारी चीजों पर गंभीर संकट आ गया हो और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वो व्यक्ति आवश्यकता महसूस कर रहा हो, अपने देश में वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा हो, तो किसी अन्य देश में जाकर वो शरण लेता है। अब शरणार्थी के रूप में चिन्हित होने के लिए इसको सुपरिभाषित किया गया है और उसके लिए कुछ विशिष्ट आधार भी बताए गए हैं। ऐसी कंडीशन में जब व्यक्ति दूसरे देश में जाता है तो वो शरणार्थी कहलाता है। अब भारत में शरणार्थियों की स्थिति क्या है, अगर इसको देखें तो स्वतंत्रता भारत को जब मिली उसी के समय से आप देखेंगे कि भारत में विभाजन हुआ। तो सबसे पहले आजादी के साथ ही उस समय भी हमको शरणार्थियों की समस्या देखने को मिली। विभाजन के साथ ही पाकिस्तान से कुछ शरणार्थी आए, जो लोग उस पार्ट में थे इधर आए। इसके अलावा 1959 में तिब्बती शरणार्थी आए। 1960 के दशक की शुरुआत में आप देखेंगे जो वर्तमान बांग्लादेश है वहां से चकमा और हाजोंग इस समुदाय के लोग आए। इसके बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। उसके बाद आप देखेंगे 1971 में जब युद्ध हुआ, जब पूर्वी पाकिस्तान जो था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, 16 सितंबर 1971 को जब बांग्लादेश से
को आजाद कराया गया, बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उसके बाद से वहां भी काफी बड़ी मात्रा में शरणार्थी यहाँ पर देखने को मिले। 1980 के दशक में आप देखेंगे जो श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी थे उनका आगमन हुआ। 2022 में आप देखेंगे म्यांमार के जो रोहिंग्या शरणार्थी थे उनकी भी समस्या काफी ज्वलंत रही। अब ये स्थिति भारत में शरणार्थियों की रही है और लगातार शरणार्थियों का बोझ भारत पर बढ़ा है। बावजूद इसके ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि भारत की जनसंख्या पहले से ही ज्यादा है, तो आर्थिक बोझ इस दिशा में सोचने के लिए मजबूर करता है। भारत ने शरणार्थियों पर क्या कानून बनाए गए हैं, क्या कानून है, कानूनी ढांचा है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कैसे संचालित होता है। तो देखिए, भारत में शरणार्थियों को लेकर कानून की अनुपस्थिति है, उसके लिए एक कानून, कुछ ऐसा स्पेसिफिक कानून शरणार्थियों को लेकर नहीं बनाया गया है, क्योंकि भारत को शरणार्थियों के जो विषय में है ये कानूनों की जो अनुपस्थिति है, इसलिए भारत को स्वतंत्र छोड़ता है, भारत के सामने एक विकल्प देता है कि वो उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार कर सकता है। भारत चाहे उसकी मंशा पर डिपेंड करेगा कि वो उनको शरणार्थी मानेगा कि नहीं मानेगा, क्योंकि कानून की अनुपस्थिति है, स्पष्टता इसकी वजह से नहीं है। अब सरकार शरणार्थियों को किसी भी समूह को अगर उसको लगता है कि वो गलत गतिविधियों में लिप्त हैं तो वो उसको अवैध घोषित कर सकती है, जैसे कि आपने रोहिंग्या मामले में आपने देखा था। रोहिंग्या कौन थे? तो राज्य विहीन इंडो आर्यन जातीय समूह के ये लोग थे, म्यांमार के रखाइन राज्य से इनका संबंध था। हालांकि इन्हें यूएनएचसीआर अर्थात यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के द्वारा सत्यापन इनका किया गया था। ये क्या है? तो इनके द्वारा सत्यापन, ये यूएन के द्वारा सत्यापन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एक सुरक्षा के तहत, इनको अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा देने के लिए। उनके सत्यापन के बावजूद भारत ने विदेशी अधिनियम या भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत उन पर प्रतिक्रिया दी, क्योंकि इनके ऊपर जो भी आरोप लग रहे थे जो भारत के हित में नहीं थे, उसकी वजह से भारत की प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से देखने को मिली। अगर यहां पर कानूनी ढांचा होता, स्पेसिफिक कानून होता, तो उस कानून के तहत भारत को कार्रवाई करनी पड़ती, लेकिन कानून की अनुपस्थिति का ही परिणाम था कि भारत ने जो भारत के अन्य कानून हैं उन कानूनों का सहारा लेकर भारत ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। अब देखिए, शरणार्थी बनाम अप्रवासी का एक मामला यहां पर आता है। देखिए, शरणार्थी वो होते हैं जो किसी संकट की वजह से दूसरे देश में शरण लेते हैं, और अप्रवासी क्या होते हैं? कहीं पर अगर कोई पढ़ने जाता है दूसरे देश में या रोजगार के लिए किसी दूसरे देश में जाता है तो उसको अप्रवासी कहते हैं। अब देखिए, भारत में अवैध रूप से भारत में कुछ प्रवास हुआ, अर्थात वैध रूप से प्रवासी तो समझ में आता है, लेकिन अवैध रूप से अगर कोई जाके किसी देश में रह रहा हो, कारण कुछ और हो रहने का, वहां पर मंशा, मतलब किसी और कारण से हम वहां पर रह रहे हो, दिखा रहे हो कि हम अमुक कारण से हैं, लेकिन वहां पर बेसिकली वो कारण उसके पीछे ना हो, तो उसको अवैध कहा जाएगा। अब यहां पर यह कहा गया कि भारत में बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में कई लोग आते हैं, तो उनको शरणार्थी के रूप में नहीं माना जा सकता है। अब समस्या यह भी है कि अवैध प्रवासी जो हैं उनके बारे में और शरणार्थियों के बारे में, इन दोनों को एक साथ लेके इस बात को उठाया जाता है। इसका विरोध भारत हमेशा से करता है कि शरणार्थी और अप्रवासी इन दोनों को मिक्स करके नहीं देखना चाहिए। अब क्या है भारत में विधायी ढांचा जिसकी वजह से शरणार्थियों को, जिसकी सहायता से डील किया जाता है? तो देखिए, एक तो विदेशी अधिनियम 1946 है। इसकी धारा 3 ये कहती है कि जो अवैध विदेशी नागरिक हैं उनका पता आप लगा सकते हैं। अगर कोई वैध तरीके से नहीं रह रहा है तो उसका पता लगाने के साथ साथ उनको हिरासत में लिया जा सकता है, उनको फिर से निर्वासित किया जा सकता है। साथ ही पासपोर्ट, भारत में पासपोर्ट अधिनियम 1920 ये एक है। इसकी धारा 5 कहती है कि अधिकारी को यह शक्ति देती है कि संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत वो, अगर उसको लगता है कि कोई अवैध रूप से कोई विदेशी रह रहा है तो उसको बलपूर्वक वो वहां से हटा सकती है। साथ ही साथ 1939 का विदेशी नागरिक पंजीकरण अधिनियम कहता है, विदेशी नागरिक पंजीकरण अधिनियम क्या कहता है कि अगर भारत में आप आते हैं, अगर दीर्घकालिक वीजा लेके, जो कि 180 दिनों से ज्यादा के समय के लिए होता है, तो ऐसी दशा में आपको भारत आने वाले सारे विदेशी नागरिकों को 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना आवश्यक है। अगर आप पंजीकरण 14 दिनों के भीतर नहीं कराते हैं आने के दिन से, तो इसका मतलब कि आपको वैध नहीं माना जाएगा, आपके खिलाफ अमुक जो अधिनियम है उनकी सहायता लेते हुए कार्रवाई की जा सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 भी है, इसमें भी त्याग, समाप्ति और नागरिकता से वंचित करने की व्यवस्था की गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए की बात भी यहाँ पर की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें यह कहा गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिसमें कि हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख और बौद्ध प्रवासी हैं, उनको नागरिकता प्रदान करने का प्रोविजन किया गया। तो ये कुछ ऐसे कानून है, कुछ ऐसे अधिनियम है जिसकी वजह से
इनकी सहायता से हम डील करते हैं शरणार्थियों को। अब देखिए भारत की शरणार्थी पॉलिसी क्या है, शरणार्थी नीति क्या है, रिफ्यूजी पॉलिसी क्या है, भारत किस पॉलिसी पर चलता है। तो देखिए इस कानून के ना होने की भी वजह है। भारत क्या कहता है, भारत का ये कहना है कि भारत में चूंकि देखिए प्रवासियों की संख्या आप देखें तो लगभग 4.5 लाख है। 2010 के आरंभ तक की बात अगर करें तो ये संख्या 4.5 लाख थी। 1951 का संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय जो हुआ था, जिसको कि रेफ्यूजी कन्वेंशन कहते हैं, और 1967 का इसी का अगला चरण हम कह सकते हैं 1967 का प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें कि 1951 के जो शरणार्थी रिफ्यूजी कन्वेंशन है, शरणार्थी समझौता है, उसको और विस्तारित किया गया। भारत ने इन दोनों ही मामलों में हस्ताक्षर नहीं किया। हस्ताक्षर नहीं करने का कारण क्या था? क्या भारत शरणार्थियों के पक्ष में नहीं है? दरअसल ऐसी बात नहीं है। भारत का विरोध कुछ विशेष कारणों से था। भारत ने अब हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? भारत का यह कहना है कि जो शरणार्थियों की परिभाषा है हम उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि शरणार्थियों की जो परिभाषा इस हम कह रहे हैं 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय में बताई गई है, उससे हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो यूरोसेंट्रिक है, अर्थात यूरोप को केंद्र में रख के वो परिभाषा गढ़ी गई है। उसमें जो एशियाई देश हैं उनको दरकिनार किया गया है। क्यों? तो देखिए उसमें यह कहा गया है कि जो शरणार्थी अभिसमय 1951 में कहा गया है कि जो भी नागरिक अपने राजनीतिक अधिकारों से, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित हैं लेकिन आर्थिक अधिकारों से नहीं। तो भारत का यह कहना है कि भाई आर्थिक अधिकारों को इसमें क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? ये इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि ऐसा अगर करेंगे तो यूरोपीय देशों पर भार बढ़ेगा। इसीलिए भारत इसका विरोध किया और भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब देखिए आर्थिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होगा तो भारत का यह कहना है कि इसको भी शामिल किया जाना चाहिए था, तब हम इस पे सहमत होते, हस्ताक्षर करने के बारे में विचार करते। अब देखिए यूरोप को केंद्र में रख के भारत का यह कहना है कि इसको बनाया गया है जिससे कि दक्षिण एशियाई जो देश हैं वो उनके विषय में चिंता नहीं की गई है, उनकी परवाह नहीं की गई है। इसलिए जो भारत है वो कहता है कि हमारे देश की सुरक्षा और घरेलू कानूनों को ये कंडीशन प्रभावित करेगी, हम इसमें सहमत नहीं हैं। भारत इसलिए हस्ताक्षर नहीं किया। अब देखिए इसमें एक और क्लाज है, क्यों भारत का विरोध था? क्योंकि भारत का ये कहना है, इसका एक रूल होता है नॉन रिफाउलमेंट सिद्धांत। नॉन रिफाउलमेंट सिद्धांत का मतलब यह होता है कि अगर किसी देश से कोई व्यक्ति, कोई शरणार्थी आपके यहाँ आता है, विभिन्न कारण हो सकते हैं उसके, तो आप जैसा कि अभी पीछे बताया गया जो जिन कारणों के आधार पर, तो यह कहा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जो अगर आपके देश में आ गया है तो उसको आप वापस नहीं भेज सकते हैं, उस ऐसी कंडीशन में कि उसकी फिर से उस देश में उत्पीड़न हो, यातना हो या गंभीर खतरों का उसको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप उसको वापस नहीं भेज सकते हैं। तो भारत का इसीलिए इस बात को लेकर विरोध है कि मान लीजिए कि अगर स्पष्ट रूप से भारत या दक्षिण एशियाई देशों को ध्यान में रखते हुए इसको अगर इसकी परिभाषा को नहीं गढ़ा गया है और भारत में लोग शरणार्थी बनकर आते हैं, भले हो वास्तविक शरणार्थी ना हो, तो भारत उनको वापस भी नहीं भेज पाएगा। ऐसी दशा में भारत के ऊपर जो बोझ है, आर्थिक बोझ है, वो बढ़ जाएगा। इसलिए भारत का विरोध है। साथ ही साथ भारत कहता है कि ऐसा नहीं है कि शरणार्थियों के विषय में हम चिंतित नहीं है, हमारे तो संवैधानिक ढांचे में भी इसका प्रोविजन है, हम उनके बारे में विचार करते हैं, लेकिन हमारा मुख्य जो विरोध है वो है जो शरणार्थी के रूप में जो गलत ढंग से लोग प्रवेश करते हैं और आर्थिक आधार पर यहां पर रहते हैं। तो देखिए इसमें भारत ने कहा है कि हमारे संविधान में भी मनुष्यों के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा का पक्ष का सम्मान किया गया है, उसको शामिल किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का एक मामला था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सभी अधिकार नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं और साथ ही साथ विदेशी नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों के लिए समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार उपलब्ध है, अर्थात जो विदेशी भी हैं उनके लिए भी समानता और जीवन का अधिकार हमारे संविधान में यहाँ पर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये बात कही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है जिसमें कि शरणार्थियों को उनके मूल देश में वापस नहीं भेजे जाने, यानी कि नॉन रिफाउलमेंट जिसकी बात हमने पीछे की है, उसका अधिकार शामिल है, ऑलरेडी शामिल है। तो भारत का यह कहना है कि ऐसा नहीं है कि हम इन चीजों के विरोध में हैं, लेकिन वास्तविक शरणार्थियों की पहचान होनी चाहिए और दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत जैसे देश को भी ध्यान में रख के उसकी परिभाषा को गढ़ा जाना चाहिए। तो ये भारत की फिलहाल नीति है। अंत में चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक शरणार्थी किस देश से आए हैं? अफगानिस्तान, तिब्बत, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।